अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एमकेट का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन? तो हम कहते हैं कि जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर चलती है, ये सरफेस है, हर सरफेस जो होता है वो एक किस्म का रफ़ होता है। रफ़ सरफेस की वजह से जब इस पर कोई भी बॉडी मूव करती है तो उस बॉडी को चलने में एक किस्म की रुकावट होती है और उस रुकावट को हम कहते हैं फ्रिक्शन। याद रखिएगा, जो फ्रिक्शन होती है वो हमेशा सरफेस की रफनेस की वजह से होती है। अगर आप आइडियली सोच रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा सरफेस है जो बिल्कुल पॉलिश्ड है, तो फिर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी, पर ऐसा सरफेस आपको मिल नहीं सकता। हर सरफेस में थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है। तो अगर हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इज़ द contact force which resist the motion of body and arises due to roughness of surface। रफनेस ऑफ सरफेस। तो ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई। इट इज़ द कांटेक्ट फोर्स, यानी जब ये बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तभी ये फोर्स होगा। विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी का मोशन रेजिस्ट करेगा। एंड अराइजेस, और ये जो फोर्स होता है वो सरफेस की रफनेस की वजह से होता है। जितना सरफेस आपका रफ ज़्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है इसका डायरेक्शन अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस। इट ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू सरफेस एंड अपोजिट टू मोशन। इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। ये देखें, ये अगर आपका सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके पैरेलल होगा। अगर सपोज करें ये बॉडी इस सरफेस पे मूव कर रही है, तो जब ये बॉडी सरफेस पे मूव करेगी, अब समझो मोशन इस डायरेक्शन में है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा और हमेशा ये मोशन के अपोजिट होगा। ठीक है, अब हम एक बात और डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अब सेल्फ एडजस्टिंग से क्या मुराद है, आप इस डायग्राम में देखें। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये समझें एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक है जो किसी टेबल पे पड़ा हुआ है और ये स्टेशनरी है। मैंने इस पे अप्लाइड फोर्स, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जिसको कह रहा हूँ अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। शुरुआत में मैंने इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया और मैंने देखा इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन नहीं आई, ब्लॉक ने मूव नहीं किया। तो इसका मतलब होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे जितना फोर्स यहाँ से लगा है उतना फोर्स यहाँ से लगा है। ये जो फोर्स होगा इस फोर्स को कहेंगे, ये फोर्स अप्लाइड था और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स 10 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 होगा। तो लाजमी है कोई एक्सेलरेशन यानी बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। तो हमारा फोर्स 10 था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 था। अब हमने इस फोर्स को बढ़ा के 15 कर दिया और हमने देखा फिर भी हमारा ब्लॉक जो है वो मोशन में नहीं आ रहा था। इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 15 है। तो अप्लाइड फोर्स हमने 15 कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 15 हो गया। यानी जैसे हमने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। फिर हमने फोर्स 20 न्यूटन कर दिया
और हमने देखा फिर भी ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा, इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो 20 न्यूटन हो गया। तो जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक किस्म का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, अब अगर हम फ्रिक्शन की और बात करें तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के अब हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक या हम इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो ये फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं। ऊपर में फ्रिक्शन लिख देता हूं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन when body is in rest। ठीक है, the force of friction when body is in rest। ठीक है, यानी वो फ्रिक्शन जब बॉडी आपकी रेस्ट में हो तो उसको कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ देखा कि आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फिर 15 न्यूटन अप्लाई किया, फिर 20 न्यूटन अप्लाई किया और आपकी बॉडी मोशन में नहीं आ रही थी, तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग है। अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन में आप समझें कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होगी एक लिमिट तक। सपोज करें आपने फोर्स लगाया 21 न्यूटन। 21 न्यूटन में आपने ये देखा कि बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, तो 21 न्यूटन पे बॉडी का इक्विलिब्रियम टूट गया है और बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया है। तो हम कहेंगे 20 न्यूटन तक जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, और ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक है और ये सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसीलिए इस फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। लिमिटिंग मतलब लास्ट स्टेज। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हम डिस्कस करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी सुन लें। हम कहते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, यानी वो फ्रिक्शन, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस पे बॉडी जस्ट मूव करने वाली है। एक्चुअली बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है, पर अगर हम उससे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा देंगे तो हमारी बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। जैसे आपने देखा 20 न्यूटन से अगर हम फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो बॉडी हमारी मूव करने लगेगी। तो ये जो 20 न्यूटन है हम इसको कहेंगे कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन body is just on the point of sliding। ठीक है, but actually body is not moving। ठीक है, यानी बॉडी स्लाइड करने वाली है, अभी तक बॉडी ने स्लाइड नहीं किया, बॉडी स्लाइड करने वाली है। मतलब 20 न्यूटन हमने लगाया है तो बॉडी की लास्ट स्टेज है। अब जैसे ही हम 20 न्यूटन से फोर्स ऊपर करेंगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। तो हम इस 20 न्यूटन को कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? तो हम कहते हैं व्हेन body is moving, when body is moving, the force of friction is called काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी आपकी मूव करेगी तो फिर हम उस फ्रिक्शन को कहेंगे काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब ही ये होता है मूव, मोशन। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है इसमें दो टाइप्स होते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में। एक को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन और एक को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या फर्क है? देखें, ये सपोज करें सरफेस है।
अगर इस सरफेस पे हम बॉडी को ऐसे मूव करवा रहे हैं तो इसको कहते हैं स्लाइडिंग। यानी जब किसी सरफेस पे बॉडी स्लाइड करेगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगी उसको कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पर जब किसी सरफेस पे बॉडी रोल करेगी, जैसे ये है, ये बॉडी रोल कर रही है, जब किसी सरफेस पे बॉडी हमारी रोल करेगी तो हम उस फ्रिक्शन को कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फर्नीचर होता है, जैसे कोई टेबल होती है, तो टेबल की एंड्स पे हम बाल लगा देते हैं, तो ये या उस पे हम व्हील लगा देते हैं। व्हील हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। तो फ्रिक्शन को कम करने का एक तरीका ये होता है कि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें। जैसे आपने देखा होगा एक टेबल है और उसके पास व्हील नहीं लगे हुए, तो उसको मूव करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर एक टेबल है जिसके पास व्हील हैं तो उसको मूव करवाना आसान होता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और वी कैन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी is sliding on the surface, the friction is called sliding. And what is rolling friction? तो हम कहेंगे when a body is rolling on surface, the friction is called rolling। और ये पॉइंट लिख लें, ये पास पेपर्स में भी आई हुई है। तो हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक पॉइंट और भी आप नोट करें। देखें, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि शुरुआत में कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मूव करवाना हमारे लिए मुश्किल होता है, पर जब बॉडी एक बार मूव कर लेती है तो फिर उसका मोशन को मेंटेन करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होती है उसको लिमिटिंग कहते हैं, लिमिटिंग के बाद स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के बाद रोलिंग। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तो अब आप थोड़ा सा यहाँ समझें। सपोज करें ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, या ये टेबल है और इस टेबल पे ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो जब ये ब्लॉक पड़ा होगा इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा जिसका नाम होगा वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक इस टेबल का नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसको हम एन से शो करते हैं या आर से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बॉडी को मूव करवा रहे हैं। जब हम बॉडी को मूव करवाएंगे तो हम फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे, इस फोर्स को कहते हैं अप्लाइड फोर्स। और अगर हम बॉडी को ऐसे मूव करवा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो इस बॉडी पे चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक हमारा फोर्स, एक वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यूजुअली ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा वेट के बराबर होता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस जो भी होते हैं उसमें नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो वेट के बराबर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं। तो हम कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी इसको हम म्यू से शो करेंगे। ऊपर हम लिखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
और नीचे हम लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो रेशो है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक पॉइंट नोट कर लें, देखें ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो ऊपर भी जो यूनिट बनेगा न्यूटन, नीचे भी जो यूनिट बनेगा न्यूटन, न्यूटन न्यूटन को कैंसिल कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा उसके पास ना तो यूनिट है ना उसकी कोई डायमेंशन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। एक को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको म्यू एस कहते हैं। देखें जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। So what is coefficient of static friction? It is the ratio of limiting friction and normal reaction. This is called the coefficient of static friction. Then we have coefficient of डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। इसको म्यू एस म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? म्यू के को डायनामिक भी लिख सकते हैं, काइनेटिक भी लिख सकते हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। एक बात आपको याद रखनी चाहिए, या आपको समझ में भी आ गई होगी, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि म्यू एस ज़्यादा है या म्यू के ज़्यादा है, तो आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहेंगे म्यू एस इज़ ग्रेटर देन म्यू के, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको न्यूमेरिकल्स में ये दो दिए जाएंगे, आपको कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा जो है यानी सिचुएशन है। अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो आप म्यू के यूज़ करेंगे, अगर आपकी बॉडी स्टेशनरी है तो म्यू एस यूज़ करेंगे। देखें यहाँ से हम एक फार्मूला भी ठीक है बना सकते हैं फ्रिक्शन का। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा F इज इक्वल टू म्यू एन, और ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? ये नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा F इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको न्यूमेरिकल्स में म्यू एस भी दिया जाएगा, म्यू के भी दिया जाएगा। अब आप कौन सा म्यू यूज़ करेंगे? तो आप सिचुएशन देखेंगे, अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो म्यू के यूज करेंगे, अगर आपकी बॉडी रुकी हुई है तो म्यू एस यूज करेंगे। और ये जो म्यू का वैल्यू है, ये म्यू का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। जितना आपका सरफेस रफ होगा उतना म्यू का वैल्यू ज़्यादा होता जाएगा। तो आप ये पॉइंट नोट करें, तो हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करें। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देखें, मैंने कुछ लिखे हैं जो पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज डैश यूनिट। तो हमने बताया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये रेशो है। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये दोनों क्वेश्चन टेस्ट में आपकी टेस्ट में आ चुके हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने बताया था ग्रेटर देन होती है रोलिंग फ्रिक्शन, तो सी होगा। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 3 टाइप्स हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज ग्रेटर। तो लिखा हुआ है 1 इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। 1 का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये तो ठीक है। बट रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
अब देखें, ये न्यूमेरिकल देखें। A body having mass 1000 kg is placed on surface in rest if 200 Newton force is applied. 2000 Newton force is applied on it and produces an acceleration of 1.5 meter per second square. Find the force of friction. अब देखें, ये आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है और आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो हमने पढ़ा था कि नेट फोर्स कैसे मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो नेट फोर्स हमेशा ma के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स आपको दिया हुआ है 2000 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड करना है। मास कितना दिया गया है 1000, एक्सेलरेशन कितनी दी गई है 1.5 माइनस f, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, ये वहाँ जाके माइनस करेगा तो ये बराबर होगा -500 माइनस f, माइनस माइनस से कैंसिल, तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 500 न्यूटन होगा। ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आ चुका है, एक दो स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा है तो मैंने कहा था उनको मैं बताऊंगा, तो आज देखें। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमें पता है ये 20 मीटर पर सेकंड होता है। सडनली द इंजन ऑफ कार सीज्ड, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस कितना कवर होगा। अब एक बात मेरी आप याद रखें, जब किसी भी बॉडी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोकेगा ना, लाजमी है यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गाड़ी को रोकेगा, तो जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी गाड़ी को रोकेगा ना, उस केस में एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी के बराबर होगा। कैसे आया मैं करके दिखाता हूँ। रोकने वाला फोर्स माइनस ma होता है, डेसेलरेटिंग फोर्स, और ये कौन रोक रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मास के साथ देखो कैंसिल हो गया, तो डेसेलरेशन का फार्मूला जब भी फ्रिक्शन रुकेगी ये होगा। म्यू का वैल्यू क्या है 0.2, जी का वैल्यू 10, तो ये माइनस का 2 हो गया। अब न्यूमेरिकल आसान है, तो अब फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 2as vf स्क्वायर माइनस vi। 2a का वैल्यू -2 है, s आपको फाइंड करना है, फाइनल 0 है, इनिशियल 20 का स्क्वायर है, ये -4s होगा, ये माइनस का 400, माइनस माइनस से कैंसिल, s इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 4 100 आएगा, तो इसका रिजल्ट C होगा। उसके बाद क्वेश्चन ये देखें, अ ब्लॉक ऑफ 980 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन सरफेस हुज म्यू इज 0.5। Find how much force is required to accelerate it at the rate of 2 meter per second square। वही बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ताकि इसको एक्सेलरेशन मिले, तो वही फार्मूला होगा, नेट फोर्स ma होगा, ये अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मास इसका आपको वेट दिया गया है, वेट से मास कैसे मिलता है, तो m इज इक्वल टू W/g। 980 और g का वैल्यू नहीं दिया गया, इसका मतलब है हम 9.8 उठाएंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये 100 आ जाएगा। तो मास मिला हमें 100 और एक्सेलरेशन कितनी चाहिए 2 की। अप्लाइड फोर्स हमें फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है म्यू mg होता है, तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। म्यू का वैल्यू क्या दिया गया है 0.5 और mg आपको दिया गया है 980, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 490, ये वहाँ जाके प्लस करेगा, ये अप्लाइड फोर्स होगा, तो फाइनली जो F अप्लाइड होगा वो 690 न्यूटन होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। अब आप एक क्वेश्चन और भी देख लें जो बहुत कंसेप्चुअल है, ये देखें, अ ब्लॉक ऑफ मास 1000 किलोग्राम is resting
on a surface whose mu is 0.2. If 1000 Newton force is applied, find the force of friction. Take value of G 10 meter per second square. Option A 2000 Newton, option B 1000 Newton, option C 5000 Newton, option D 200 न्यूटन। अब देखें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं म्यू एम जी से। म्यू का वैल्यू आप 0.2 रखेंगे, मास आप कितना रखेंगे 1000, जी का वैल्यू 10 रखेंगे, तो ये आपको मिलेगा 2000 न्यूटन। तो आप शायद 2000 करेंगे, पर 2000 करेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब तक आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी 2000 है और आपने फोर्स अप्लाई किया है 100, तो इसका 1000 न्यूटन, तो इसका मतलब होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो आपका अप्लाइड फोर्स कितना था 1000, तो आप 1000 करेंगे। तो आप कहेंगे सर फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, पहले आप कंफर्म करेंगे, पहले आप कंफर्म करेंगे कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना। सपोज करें अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 800 होता, फिर क्या करते आप, फिर तो आप 800 जो है ना वो सही ऑप्शन करते। तो यहाँ से आप कंफर्म करेंगे कि आपका फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ गया है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर उस अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, तो लिहाजा इसका ऑप्शन बी होगा। तो आप ये नोट करें, तो फिर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब मैंने ये लिखे हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे आपको पता है कि हम ग्राउंड पे इजीली चल सकते हैं पर हम आइस पे इजीली चल नहीं सकते। तो आइस पे क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है तो वहाँ पे चलना मुश्किल होता है, पर ग्राउंड पे चलना बहुत आसान होता है। तो मैंने लिखा है वी कैन वॉक इजीली ऑन ग्राउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन। उसके बाद सीलिंग ऑफ बेल्ट, आपने देखा होगा मशीनरी में जैसे मोटर होता है, घर में जो मोटर चलता है उसमें एक बेल्ट यूज़ होता है। तो ये बेल्ट की जो सीलिंग होती है ये भी बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से होती है। कभी कभी फ्रिक्शन कम हो जाती है तो आप देखते हैं बार बार जो वो बेल्ट होता है वो यानी उतर जाता है। इसी तरीके से ब्रेकिंग ऑफ कार, हम जब किसी गाड़ी को ब्रेक लगा रहे होते हैं तो ब्रेक में भी बेसिकली फ्रिक्शन का रोल होता है। उसके बाद फिक्सिंग ऑफ नेल, जब हम किसी दीवार में नेल फिक्स करते हैं, सपोज करें ये दीवार है और इस पर हम ठीक है हैमर की मदद से नेल को फिल कर यानी जो है ना फिक्स कर रहे हैं, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। एंड ड्रिविंग ऑफ स्क्रूज, जब हम नट बोल्ट टाइट करते हैं वो भी बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। अब देखें डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये वियर एंड टियर प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से हमें मशीनरी में रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है। दूसरा ये है इट कन्वर्ट्स, ये याद रखिएगा कि जहाँ भी फ्रिक्शन होगी वहाँ हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन क्या करता है कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एनर्जी का लॉस होगा। जिस मशीन में भी फ्रिक्शन होगी उसकी इफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, लॉस होता है एनर्जी का। अब आपने देखा कि फ्रिक्शन हमारे काम की भी है और ज़्यादा अगर फ्रिक्शन हो गई तो वो हमारे लिए नुकसानकार भी है, इसलिए हम क्या करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो मैंने लिखा है मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं। इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, आपने देखा होगा अक्सर करके हम मशीनरी में लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, वो इसलिए ताकि हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकें। इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील्स इन फर्नीचर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि फर्नीचर में हम एंड्स पे छोटे छोटे
व्हील लगाते हैं वो क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो ये सारे मैंने लिखे हैं। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग। अभी तक जो हमने फ्रिक्शन डिस्कस की वो दो सॉलिड्स के बीच में थी। अभी जो हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे वो उस किसी भी फ्लूइड में होगी। फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके, और फ्लूइड में हमारे पास गैसेस भी आ जाती हैं, फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखें, स्टोक्स ने एक स्टडी की और स्टोक्स ने हमें ये बताया कि जब कोई भी बॉडी फ्लूइड में मूव करती है तो एक फोर्स अराइज होता है, एक फोर्स अराइज होता है जो इसके मोशन को रोकता है, और उस फोर्स को कहते हैं विस्कस ड्रैग। यानी स्टोक्स ने क्या कहा है कि जब कोई भी बॉडी फ्लूइड में मूव करेगी तो फ्लूइड उस पे एक फोर्स लगाएगा जो उसके मोशन को अपोज करेगा, उस फोर्स को कहते हैं विस्कस ड्रैग। तो विस्कस ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन तो क्या है, तो हम कहते हैं when a body moves in fluid it experiences a resistance. It experiences a resistance to move, and this is known as viscous drag या fluid friction। और स्टोक्स ने कहा था कि ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्ट, उस फोर्स का इसने फार्मूला भी दिया और वो फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। ये फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग का फार्मूला है। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए लगेगा, फॉर स्फेरिकल बॉडीज। अगर कोई स्फीयर फ्लूइड में मूव करेगा तो उस स्फीयर पे ये एक किस्म का फोर्स लगेगा जो उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा, और इस फोर्स को कहते हैं विस्कस ड्रैग या इस फोर्स को कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और ये सबसे पहले किसने स्टडी की थी, स्टोक्स ने, इसीलिए इसको कभी कभी स्टोक्स लॉ भी हम कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है स्टोक्स लॉ का, स्टोक्स मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, अब यहां से हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है। अगर स्फीयर स्लो मूव करेगा तो विस्कस ड्रैग उस पर कम लगेगा, अगर इस स्फीयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो इस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो ये तीन फैक्टर पे ये जो विस्कस ड्रैग होता है ये इन तीन फोर्सेस पे डिपेंड करता है। एक हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, और एक हो गया वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। अब हम आगे चलते हैं और आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। देखें, अभी तक हमने पढ़ा है कि जब हम किसी भी बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं तो इस पे एक ही फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम होता है वेट। ठीक है, पर अभी जब हम स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं तो हमें यह फील होता है कि एक दूसरा फोर्स भी है जो इस बॉडी पे लग सकता है, जिसको हम कहते हैं विस्कस ड्रैग, और एक और भी फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स इसकी वजह से लगता है, देखें, जब ये सपोज करें लिक्विड है, जब इस लिक्विड में हम कोई भी स्फीयर डालेंगे तो वो लिक्विड के अमाउंट को डिस्प्लेस करेगा, यानी वो उस पर एक्शन करेगा। जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, और इसको कहेंगे अपथ्रस्ट फोर्स। यानी अब हम कहेंगे कि जब कोई भी बॉडी फ्लूइड में मूव करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, जब कोई भी बॉडी फ्लूइड में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है तो उस पे तीन फोर्स लगते हैं। एक लगता है वेट, एक लगता है अपथ्रस्ट फोर्स, और एक लगता है विस्कस ड्रैग। ये अपथ्रस्ट फोर्स वही है जब आप पानी के अंदर किसी चीज़ का वेट निकालेंगे आपको वेट कम मिलेगा। कैसे, देखें, सपोज करें ये पानी है और ये आपके पास ब्लॉक है और आप इस ब्लॉक का यहाँ से वेट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई बैलेंस है।
अभी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पानी से यानी बाहर है, तो आपका ये जो डायल होगा या ये जो मशीन होगी, ये बॉडी का वेट आपको ज़्यादा बताएगी। सपोज करो 100 न्यूटन इसने बताया, पर जब आप इसको यानी पानी में ले आएंगे, सपोज करें आपने इसको पानी में डाल दिया, पानी में डालने से इसका वेट अब 100 न्यूटन नहीं रहेगा, अब इसका वेट जो है वो 60 न्यूटन रह जाएगा। तो हम कहेंगे ऐसा क्या हुआ है, तो हम कहेंगे थोड़ा सा इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगा हुआ है। तो जब अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से जब कोई भी बॉडी हम ठीक है पानी में डालते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो वो आपसे कभी कभी पूछते हैं कि पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कम क्यों होता है, किस फोर्स की वजह से, तो हम कहते हैं वो अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से कम हो जाता है। तो मैं ये पॉइंट भी लिख लेता हूं, ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेस इन वाटर। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस किया कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस 3 फोर्सेस। ये 3 फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगी। एक इसका हो जाएगा वेट जो mg है, दूसरा होता है अपथ्रस्ट फोर्स, और तीसरा होता है विस्कस ड्रैग। अपथ्रस्ट फोर्स हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे ये अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कि हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को कितना डिस्टर्ब किया। बहरहाल हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। अपथ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, विस्कस ड्रैग का डायरेक्शन भी अपवर्ड होगा, और वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। अब बात समझें, शुरुआत में क्या होता है कि अपथ्रस्ट फोर्स बहुत कम होता है और शुरुआत में ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कम होती है। स्पीड कम होने से विस्कस ड्रैग भी कम होता है, क्योंकि विस्कस ड्रैग किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। तो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम जो है वेट से कम होता है। तो इसलिए हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और हम कहेंगे कि हमारी जो स्फेरिकल बॉडी है वो नीचे के तरफ एक्सेलरेट होगी। पर जैसे ही ये बॉडी एक्सेलरेट होगी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस ड्रैग बढ़ जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे ये दोनों फोर्सेस मिलके वेट को बैलेंस कर देंगे। जब ये दोनों फोर्सेस मिलके वेट को बैलेंस कर देंगे तो इस स्फेरिकल बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा और ये बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगी। जब ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगी तो हम उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब एक बात समझे, मैंने अपनी प्रैक्टिस शीट में एक क्वेश्चन दिया है कि जब बॉडी की एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं। अब उनकी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगी। देखें, जैसे ही ये बॉडी नीचे जाएगी इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स कम हो जाएगा। नेट फोर्स कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। आप ऐसे समझें, अब थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और वेट जो है सपोज करें 10 न्यूटन है, और शुरुआत में आप विस्कस ड्रैग को कंसीडर करें 2 है, तो ये 2 और 2 मिलके कितना बनाएंगे 4, और ये तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 6 होगा। तो बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगी। जैसे ही बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगी ये फोर्स 2 से 4 हो जाएगा। जब ये 2 से 4 हो जाएगा अब नेट फोर्स कितना होगा, अब नेट फोर्स 4 हो जाएगा। नेट फोर्स जब 4 हो जाएगा तो बॉडी की एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। अब बॉडी की एक्सेलरेशन तो कम होगी पर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे और वेलोसिटी बढ़ेगी ये आपका जो विस्कस ड्रैग है अब ये 8 न्यूटन बन जाएगा। जब ये विस्कस ड्रैग 8 न्यूटन बन जाएगा तो टोटल अपवर्ड फोर्स 10 न्यूटन, डाउनवर्ड भी 10। अब नेट फोर्स क्या होगा 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो अब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। अब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम होगा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ये सारी कहानी लिखेंगे। हम कहेंगे व्हेन अ बॉडी इज मूविंग vertically downward, when a body is moving vertically downward in fluid, it is first accelerated
but then its acceleration decreases and becomes zero. Zero कब होगी? when weight is balanced by sum of thrust force and viscous drag. ठीक है, तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, when net force is zero, then body moves with constant velocity known as terminal velocity. फिर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और हम उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है तो बॉडी पे कितने फोर्स लगते हैं? बॉडी पे तीनों ही फोर्स लगेंगे, पर बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगता है? तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लगता है। देखें आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो और बॉडी मूव कर रही हो तो हम कहते हैं वो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होती है? तो वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी तो वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएं कि टर्मिनल वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो अब हम कहेंगे एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। देखें ये फ्लूइड है और ये हमारा स्फीयर है, ये अब थ्रस्ट फोर्स होगा, ये विस्कस ड्रैग होगा और ये वेट होगा। समझे इक्विलिब्रियम आ चुका है और हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि इस पर कोई अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा। अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब बॉडी पे कितने फोर्स लगेंगे? एक विस्कस ड्रैग और एक वेट। अगर हम कह रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है, इसका मतलब है इस फोर्स ने इसको क्या कर दिया है? बैलेंस। तो हम वेट को बराबर करेंगे अपथ्रस्ट फोर्स के, तो 4 पाई ईटा आर वी, वेयर आर इज द वेलोसिटी जो आप समझते हैं। ये वेट है। देखें वेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट क्या होता है? mg। अगर हमें इस स्फीयर का रेडियस दिया जाए, अगर हमें इस स्फीयर का रेडियस दिया जाएगा तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर हम डेंसिटी लिखें तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो मास की इक्वेशन हो जाएगी, वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रो। तो ये हो गई मास की इक्वेशन। तो मास की जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है, और 6 पाई ईटा आर वी। अब ये एक आर कैंसिल, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम v के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जब हम v के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 पाई आर क्यूब रो जी और डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे फाइनल सॉल्यूशन, ये जो है ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/9 हो जाएंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एक आर यहाँ से भी कैंसिल, आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर रो जी और अपॉन ईटा। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी 2r स्क्वायर रो जी अपॉन 9 ईटा। ये इक्वेशन बन गई है टर्मिनल वेलोसिटी की। तो अब अगर आप देखेंगे कि ये जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी आर स्क्वायर पे, और टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी डेंसिटी पे, और टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी ईटा पे, यानी विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे।
तो आपसे कहते हैं कि एक हमारे पास छोटा स्पेयर है, तो छोटे स्पेयर की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी या बड़े स्पेयर की? तो हम कहेंगे बड़े स्पेयर की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन भी है, आप इसको भी याद रखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे। तो अभी हम 1-2 MCQs करेंगे इस पे, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब ये कुछ मैंने MCQs लिखे हैं, तो देखें। When a spherical body moving in fluid, it experiences a force is given by. So experiences a force, तो उस फोर्स को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ, और इसका ऑप्शन होगा 6 पाई ईटा RV। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, when a body is moving vertically downward, then when a body is moving vertically downward in fluid, then ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो गलत है, उसकी एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है। इट्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेज एंड बिकम जीरो, ये सही है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक उसके पास एक्सेलरेशन होगी तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए डी सही होगा। उसके बाद व्हेन अ स्पेयर मूविंग इन फ्लूइड एंड अटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन जब एक स्पेयर फ्लूइड में मूव कर रहा है और उसने यूनिफॉर्म यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, तो फिर क्या होगा? नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्पेयर, ये गलत है, स्पेयर पे अभी भी 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे। ओनली फ्लूइड फ्रिक्शन इज एक्टिंग, तो ये भी गलत है। नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, ये सही है। इसके बाद अब ये क्वेश्चन देखें, two sphere having same density and their ratio of radius is 1:2, then ratio of their terminal velocity, तो मैंने बताया था terminal velocity is directly proportional to square of radius, तो इसलिए रेशो जब निकालोगे तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर होगा। तो रेशो आपको दिया जा रहा है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रेशो हो जाएगा 1/4, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर का, और ये पास पेपर में आ चुका है। अ स्फेरिकल बॉडी, अ स्फीयर बॉडी हैविंग मास m moving vertically downward in air, the air resistance is given by F is equal to kV, where A is the steady state. Steady state means uniform, means terminal velocity. Find the kinetic एनर्जी। तो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलती है? जब वेट एयर रेजिस्टेंस के साथ बैलेंस हो जाता है। यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे तो mg/k होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। तो अब आप क्या करेंगे? वेलोसिटी का वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू mg/k होता है। तो आप देखेंगे ये m² होगा, एक m और है तो m³ g²/k² होगा, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। तो बाकी चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक रहता है जिसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज मेरी कोशिश होगी कि मैं टेस्ट भी अपलोड कर दूं, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के साथ आपको टेस्ट 3.3 भी मिलेगी, 3.4 भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।